Greetings of the day. This is Dr. Dimple Khosla, Assistant Professor, Department of Commerce, Dayal Singh College, Karnal. So we are doing the chapter Contract Costing. प्रॉफिट को इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट्स में कैसे एलोकेट करते हैं वो सीख रहे हैं हम, और उसके कुछ रूल्स हम कर चुके हैं। आज हम आगे करेंगे। So by the end of this lecture, you will be able to understand adjustment regarding reserve for contingency, calculation of work uncertified undisclosed, and we will solve some further problems जिनमें आप इन adjustments को करेंगे। So let us start with reserve for contingency. Reserve for contingency है क्या, पहले ये समझते हैं। कई बार आपको क्वेश्चन में दिया होता है कि रिजर्व फॉर कंटिंजेंसी कैलकुलेट करिए, रिजर्व बनाइए। तो आपको करना क्या है? रिजर्व फॉर कंटिंजेंसी क्या है कि हमें कुछ अचानक जरूरत पड़ जाए, उसके लिए हम कोई रिजर्व बना के रखें। तो वो रिजर्व किस तरीके से बनाया जाता है? हम कॉन्ट्रैक्ट के सेकंड पार्ट में क्या करते हैं, जो हमारा नोशनल प्रॉफिट आता है, उस नोशनल प्रॉफिट के हम दो हिस्से कर देते हैं। एक हिस्सा हम P&L में डाल देते हैं और दूसरा हिस्सा हम वर्क इन प्रोग्रेस में डालते हैं। और P&L में कितना जाएगा और वर्क इन प्रोग्रेस में कितना जाएगा, उसके रूल्स हम कर चुके हैं। अब जो वर्क इन प्रोग्रेस हमारा आया, इसी के ही आगे दो हिस्से कर दिए जाते हैं। एक हिस्से को हम रिजर्व फॉर कंटिंजेंसी बोलते हैं और दूसरे हिस्से को हम जनरल रिजर्व बोलते हैं। यानी कि प्रोसेस वही रहेगा करने का हमारा, सिर्फ हमने एक स्टेप और बढ़ा दिया। और वो क्या कि ये जो हमने पार्ट वर्क इन प्रोग्रेस का निकाला था, इसके फर्दर हमने दो हिस्से करने हैं और उसमें अमाउंट एक कंटिंजेंसी की अलग रखनी है और जनरल रिजर्व की अलग रखनी है। तो हमें दिया कैसे होगा? मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग रिजर्व फॉर कंटिंजेंसी एंड जनरल रिजर्व। पहला, if statement follows that reserve for contingency is, for example, 1/3 of profits, तो स्टेटमेंट में लिखा होगा कि क्रिएट रिजर्व फॉर कंटिंजेंसी, अमाउंट की बजाय आपको एक रेशियो दे रखी होगी। जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया है कि मान लीजिए आपको दिया हुआ है 1/3 ऑफ प्रॉफिट्स, और दूसरी स्टेटमेंट क्या कहती है? 1/3 ऑफ प्रॉफिट रिसीव्ड। तो अब देखिए, दोनों में जो फर्क है वो सिर्फ एक वर्ड का है। यहाँ है 1/3 ऑफ प्रॉफिट्स और यहाँ है 1/3 ऑफ प्रॉफिट्स रिसीव्ड। तो एक एक्स्ट्रा वर्ड जो ऐड हुआ है वो क्या है? रिसीव्ड। तो हमें ट्रीटमेंट क्या करना है? अगर 1/3 ऑफ प्रॉफिट दिया होगा तो ट्रीटमेंट अलग होगा, 1/3 ऑफ प्रॉफिट रिसीव्ड दिया होगा तो ट्रीटमेंट अलग होगा। सो लेट अस सी कि अगर पहला केस हमें लिखा गया है 1/3 ऑफ प्रॉफिट्स, तो जो अमाउंट हमने ट्रांसफर करना है रिजर्व फॉर कंटिंजेंसी में, वो क्या होगा हमारा? नोशनल प्रॉफिट इंटू 1/3, क्योंकि हमें कितना कहा गया है? 1/3 ऑफ प्रॉफिट रिसीव्ड। तो जितना हमारा नोशनल प्रॉफिट था, हम उसका 1/3 ले लेंगे। तो जनरल रिजर्व में कितना चला जाएगा? जितना टोटल हमारा बैलेंस था वर्क इन प्रोग्रेस के लिए, उसमें से जितना हमने रिजर्व फॉर कंटिंजेंसी का निकाल दिया वो माइनस कर देंगे। तो हमने जनरल रिजर्व में कितना ट्रांसफर करना है? टोटल जो वर्क इन प्रोग्रेस का अमाउंट था उसमें से हमने रिजर्व फॉर कंटिंजेंसी में जो डाल दिया, बाकी बचा हुआ किसमें चला गया? जनरल रिजर्व। और अगर स्टेटमेंट में लिखा है कि आपको 1/3 ऑफ प्रॉफिट रिसीव्ड डालना है, यानी कि अब एक वर्ड ऐड कर दिया साथ में, रिसीव्ड, तो क्या चेंज आएगा? Since word received is given, it means the ratio of cash received to work certified will also apply. यानी कि जो हमने पहले काम किया है वो तो करना ही है, उसके साथ साथ हमें रेशियो लगा देनी है कैश रिसीव्ड की वर्क सर्टिफाइड के साथ। तो नोशनल प्रॉफिट इंटू 1/3 इंटू कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड। पहले हमने रिजर्व फॉर कंटिंजेंसी में कितना पार्ट डाला था? सिर्फ इतना। अब हमने क्या ऐड कर दिया साथ में? मल्टीप्लाइड बाय कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड। तो ये कब करना है हमें? ये हमें कब करना है? जब हमें वर्ड रिसीव्ड साथ लिखा होगा। ठीक है, तो बाकी अमाउंट जो किस में जानी है? जनरल रिजर्व में। वो कैसे निकलेगी? वो अमाउंट ट्रांसफर टू वर्क इन प्रोग्रेस माइनस रिजर्व फॉर कंटिंजेंसी। So let us take an example and illustrate it through that question.
A firm of building contractor began to work on 1st April 2016. The following were the expenditures on a contract of rupees 3 lakh. Contract price कितना है हमारा 3 lakh. Further expenditure आपको दिए हुए हैं. Material issued to contract 51,000. Plant used for contract 15,000. Wages incurred 81,000. Other expenses 5,000. Cash received on account up to 31st March 2017 amounted to rupees 1,28,000, being 80% of the work certified. Cash received आपको कितना दिया हुआ है 1,28,000, जो कि वर्क सर्टिफाइड का 80% है. वर्क सर्टिफाइड का 80% 1,28,000 के बराबर है. तो वर्क सर्टिफाइड कितना हो गया 1,28,000 into 100 upon 80. So from here you will calculate your work certified. So in this question your work certified comes to be 1,28,000 into 100 upon 80, that comes to 1,60,000. Okay, so of the plant and material charged to contract, plant which cost rupees 3,000 and material which cost rupees 2,500 were lost. हमारा 3,000 का प्लांट और 2,500 का मटेरियल लॉस्ट हो गया. ये दोनों किस में चले जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस में. On 31st March 2017, plant which cost rupees 2,000 was returned to store. 2,000 का प्लांट हमने रिटर्न कर दिया. Cost of work done but uncertified was 1,000. Material worth rupees 23 were in hand on site. Charge 15% depreciation on plant. Reserve 1/3 of profit received for contingency. 1/3 of profit received हमने किसके लिए बनाना है कंटिंजेंसी के लिए. Prepare a contract account from the above particulars. अब हमें इन particulars के साथ क्या बनाना है contract account. So let us start making the contract account. So I have just noted the information for my convenience. Let us prepare contract account. So first of all, I am given with material issued 51,000. So I'll write here to material issued 51. Plant used 15,000. Then wages incurred 81,000. Then next is other expenses 5,000. Okay. अब ये तो सिंपल इंफॉर्मेशन जो हमें दी हुई थी वो लिखी हमने. Of the plant and material charged to contract, plant which cost rupees 3,000 and material which cost rupees 2,500 were lost. So by profit and loss account क्या चला गया हमारे पास प्लांट कितने का 3,000 का और मटेरियल कितने का 2,500 का. तो मेरे पास कितना आ गया 5,500. So I have a loss of 5,500. Then next it is on 31st March 2017, plant which cost rupees 2,000 was returned to store. By plant returned to store, कितना हमने स्टोर में रिटर्न किया it was 2,000. Then next it is the cost of work done but uncertified was 1,000. Work certified हमने पीछे निकाल लिया था अभी. तो I'll write here by work in progress. और work in progress में मेरे पास work certified अभी हमने निकाला था and that was 1,60,000. 1,28,000 into 100 upon 80 करके निकाला अभी.
एंड वर्क अनसर्टिफाइड हमें कितना दिया हुआ है 1000। तो मेरे पास टोटल वर्क इन प्रोग्रेस आ गया 1,61,000। ओके, अब इसके बाद मटेरियल वर्थ ₹2300 वर इन हैंड ऑन साइट बाय मटेरियल इन हैंड। 2300 का मेरे पास मटेरियल इन हैंड। ओके, चार्ज 15% depreciation on plant, reserve 1/3 of profits for received for contingency। अब मेरे पास सबसे पहले मुझे निकालना है प्लांट इन हैंड बाय प्लांट इन हैंड। तो प्लांट इन हैंड निकालने के लिए मेरे पास इंफॉर्मेशन क्या क्या है? प्लांट यूज्ड मुझे कितने का दिया हुआ है 15,000 का। इसमें से मेरा प्लांट कितने का चला गया, लॉस्ट कितने का हो गया 3,000 का। स्टोर में कितना रिटर्न कर दिया 2,000। तो 5,000 का प्लांट मेरे पास से निकल गया, कितना रह गया 10,000। और मुझे डेप्रिसिएशन कितना लगाना था 15%। तो उस पर मुझे 15% डेप्रिसिएशन लगा के वैल्यू किसकी निकालनी है, प्लांट इन हैंड की। सो लेट अस कैलकुलेट प्लांट इन हैंड। तो वर्किंग नोट्स में कैलकुलेशन ऑफ प्लांट इन हैंड में सबसे पहले हमने लिखा प्लांट इश्यूड which was ₹15,000 माइनस किया इसमें से मैंने प्लांट लॉस्ट। लॉस्ट कितने का हुआ था मेरे पास 3,000 का। देन प्लांट रिटर्न कितने का किया था 2,000 का। तो मेरे पास रिमेनिंग प्लांट कितने का बचा, इट इज 10,000। इसके ऊपर मेरा डिप्रिसिएशन लग जाएगा 15% एंड दैट कम्स टू 1,500। तो मेरे पास कितनी वैल्यू आ गई 8,500। ओके, अब ये 8,500 मेरा प्लांट आ गया। अब यहाँ पर एक चीज हमने यहाँ पर मिस की है, आई एम जस्ट टेलिंग यू अगेन। प्लांट रिटर्न टू स्टोर जो हमें दिया हुआ है इसकी हमें डेट दे रखी है कि ये कब रिटर्न हुआ 31 मार्च 2017। और अगर आपको प्लांट रिटर्न करने की डेट दे रखी हो तो इसका मतलब है हम उसका डेप्रिसिएशन लगाएंगे, हमने उसको यूज किया है पूरा टाइम और फिर उसके बाद उसको रिटर्न किया है। तो प्लांट रिटर्न टू स्टोर कितना है 2,000 का, 15% डेप्रिसिएशन इसके ऊपर लगा 300। तो जो प्लांट हमने रिटर्न किया है वो कितने का है 1,700। लेकिन जब आप प्लांट इन हैंड निकालेंगे तो प्लांट इन हैंड निकालते टाइम आप 1,700 माइनस नहीं करेंगे, आप 2,000 माइनस करेंगे क्योंकि टोटल वैल्यू माइनस कर रहे हैं। 15,000 में से 3,000 का प्लांट लॉस्ट हुआ है, इसमें से डेप्रिसिएशन क्यों नहीं निकाला, इसकी कोई डेट नहीं है हमारे पास, इट वाज लॉस्ट। और प्लांट रिटर्न टू स्टोर कितना है 2,000, तो 5,000 का प्लांट हमारा माइनस हुआ है। बेशक उसकी वैल्यू जो बची हुई है वो कितनी है 1,700। अब प्लांट इन हैंड हमने अभी निकाला और ये हमारे पास अभी आया था 8,500। ओके, अब आप इसका टोटल कर देंगे और ये टोटल आ रहा है आपके पास 1,79,000। Now you will have your balance, to balance carried down, and that comes to 27,000. Okay, so now this balance will be transferred here, to balance brought down, it is 27,000. Now we have to check the case कि हमारा केस कौन सा है। हमारा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितने का था, क्वेश्चन के स्टार्टिंग में हमें दिया हुआ था कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस था 3 लाख। तो 3 लाख का हाफ करिए, कितना हुआ 1,50,000। और हमारा वर्क सर्टिफाइड कितना है 1,60,000। तो वर्क सर्टिफाइड इज मोर देन 1/2 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। तो जब ये केस होता है तो प्रॉफिट एंड लॉस में कितना जाता है, जो बैलेंस है 27,000 इंटू 2/3 इंटू कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड।
और कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड की रेशो हमें कितनी दे रखी है? वी आर गिवन 80%। 1,28,000 जो था वो दिया हुआ था हमें कि वो कितना है, 80% है। सो दिस कम्स टू 14,400। ओके, अब 27,000 में से 14,400 जो माइनस हो जाता है वो हमारा जाता है वर्क इन प्रोग्रेस में। तो वर्क इन प्रोग्रेस में मेरे पास आना चाहिए 12,600, बट मुझे वर्क इन प्रोग्रेस के भी दो हिस्से करने हैं। पहला हिस्सा मेरा जाना है किसमें? रिजर्व फॉर कंटिंजेंसी में, और दूसरा हिस्सा मेरा जाना है किसमें? जनरल रिजर्व में। तो कितना बताया मुझे रिजर्व फॉर कंटिंजेंसी के लिए? 1/3 ऑफ प्रॉफिट रिसीव्ड। तो 1/3 ऑफ प्रॉफिट रिसीव्ड का मतलब हो गया 27,000 इंटू 1/3, दैट कम्स टू 9,000। तो 12,600 और रिसीव्ड साथ में लिखा है, तो मुझे इसके साथ रेशो क्या लगानी है? 80% की। स्पेस नहीं है तो मैं इसको रब करके लगा देती हूँ। Reserve for contingency is 27,000 into 1/3 into 80%। क्यों? क्योंकि मुझे क्या दिया हुआ है? वर्ड रिसीव्ड। तो रिसीव्ड है तो मुझे रिसीव्ड की रेशियो लगानी पड़ेगी, एंड दैट कम्स टू 7,200। आउटर में तो 12,600 ही जाना है, इसमें से 7,200 माइनस कर देंगे तो रिमेनिंग अमाउंट हमारी किस में चली जाएगी? जनरल रिजर्व में, एंड दैट कम्स टू 5,400। ओके, ये मैंने आगे भी करके भी दिखाया है, इसको दोबारा से देखेंगे। अब इसको हम क्लोज कर लेंगे। क्लोज किया हमने, ये आ गया 27,000, और 27,000 क्लोज करने के बाद हम इसका थर्ड पार्ट बनाते हैं, जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में सिखाया था। और उस थर्ड पार्ट में हमें जो बचे हुए बैलेंसेस हैं वो लिखने होते हैं। तो जैसे कि मटेरियल एट साइट हम दिखाएंगे 2,300 का, प्लांट इन हैंड हम दिखाएंगे 8,500 का, ये दोनों चीजें आ जाएंगी हमारी कैरी फॉरवर्ड वाली। और वर्क इन प्रोग्रेस कितना आ जाएगा? 1,61,000 हमारा ये वर्क इन प्रोग्रेस था। वर्क इन प्रोग्रेस में से हम माइनस कर देंगे 12,600, तो जो अमाउंट आएगी वो हम थर्ड पार्ट में दिखाएंगे टू वर्क इन प्रोग्रेस। ओके, सो लेट अस सी फर्दर। प्रॉफिट क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वहां पर हम कर चुके हैं। यहाँ पर आपको दोबारा वर्किंग इसकी करके दिखाई गई है। नोशनल प्रॉफिट इंटू 2/3 इंटू कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड। तो हमारा कितना आया था प्रॉफिट? 27,000। हमने उसका लिया 2/3 इंटू कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड की रेशियो लगा दी, बैलेंस आ गया मेरे पास 14,400। इसके बाद प्रॉफिट इन रिजर्व ट्रांसफर टू वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट निकालना है हमें। उसके लिए हमने 27,000 में से माइनस कर दिया 14,400, आई गेट 12,600। अब मुझे इसके भी दो पार्ट करने हैं। पहला रिजर्व फॉर कंटिंजेंसी, दैट इज 1/3 ऑफ प्रॉफिट रिसीव्ड। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ा? I have to do 27,000 into 1/3 into 80%, it comes 7,200। और जो रिमेनिंग पार्ट मेरा जनरल रिजर्व में गया 12,600 minus 7,200, that comes to 5,400। Hope you understood the adjustment regarding reserve for contingency. So let's move towards work uncertified undisclosed। इसका क्या मतलब है? कभी कभी क्वेश्चन में वर्क अनसर्टिफाइड नहीं दिया होता, हमें लगता है कि है नहीं, दिख नहीं रहा, तो क्या करना है आपको? कैसे देखना है कि है या नहीं है? तो देखिए, इट इज नॉट कंपल्सरी दैट ईच क्वेश्चन में कंटेन सम अमाउंट फॉर अनसर्टिफाइड वर्क। पहली बात तो ये जरूरी नहीं है। अगर सारा का सारा काम एंटायरली सर्टिफाई हो जाता है तो वहां पर कोई अनसर्टिफाइड वर्क नहीं होगा। बट देयर आर सर्टेन केसेस in which work uncertified is not given in the question, बट स्टेटमेंट से हमें ऑब्वियसली लग रहा है कि वहां कुछ ना कुछ अनसर्टिफाइड है, तो वो आपको कैसे ढूंढ के निकालना है? In these situations, work uncertified is to be calculated accordingly. These cases may be: number one, when profit on the contract is given, in this case the balancing figure will be the amount of work uncertified। ये क्या सिंपल सा केस है कि अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाया, आपको ये वाला बैलेंस दे दिया क्वेश्चन में, जो आप ये बैलेंस निकालते हैं ये गिवन है, अगर ये बैलेंस दे दिया
तो आपका जो फर्स्ट पार्ट है वो कंप्लीट नहीं हो रहा और क्रेडिट में कुछ बैलेंस बच रहा है, वो बैलेंस आपका क्या होगा? वर्क अनसर्टिफाइड। ओके, दूसरा क्या है? when work completed is more than work certified। अगर जो वर्क आपने कंप्लीट किया है वो वर्क सर्टिफाइड से ज्यादा है, इसका मतलब मैंने कंप्लीट तो कर लिया ज्यादा 70%, पर मेरा सर्टिफाई हुआ है 60%, सो दैट मीन्स देयर इज समथिंग विच इज अनसर्टिफाइड। तो वो हमें पता लग जाएगा कि क्वेश्चन में कंप्लीशन ज्यादा दे रखी है और सर्टिफिकेशन कम दे रखी है, तो वहां पर हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा कि वर्क अनसर्टिफाइड क्या है। तो पहले पार्ट में तो हमें कुछ कैलकुलेट नहीं करना था, दूसरे में करना है, और तीसरे में भी हमें सिंपल है। क्या दिया हुआ है? when expenses have been done after the certification but before the end of the accounting period, कि आपका अकाउंटिंग पीरियड अभी खत्म नहीं हुआ, आर्किटेक्ट सर्टिफाई करके जा चुका है, सर्टिफाई करने के बाद आपने कुछ खर्चे किए हैं, तो उन एक्सपेंसेस को भी हम बोलते हैं अनसर्टिफाइड। तो सर्टिफिकेशन के बाद के खर्चों के नाम से अगर आपको कोई खर्चे दे रखे हैं तो वो भी आप किसमें ऐड करके लिख देंगे? वर्क अनसर्टिफाइड में। तो इन तीनों केसेस में कैलकुलेशन किस केस में होनी है? सेकेंड केस में। तो इस सेकेंड केस को समझने के लिए मैं एक एग्जाम्पल ले रही हूं। A contractor makes up his account on 31st March each year. Contract number 21 was commenced on 1st July 2015. The costing record yields the following information as on 31st March 2016. मटेरियल दिया हुआ है आपको 21,500, लेबर है 5110, फॉरमैन सैलरी 6310। A machine costing rupees 15,000 has been on site for 73 days. Its working life is estimated 5 years and its scrap value is 1,000। एक मशीन है जो कि हमारी कितने दे रखी है, हमें कॉस्ट कितनी है? 15,000। आपको डेप्रिसिएशन लगाना आता है। अगर हमने मशीनरी स्पेशली खरीदी नहीं है कॉन्ट्रैक्ट के लिए, तो वो जितने दिन यूज होती है उतने दिन का डेप्रिसिएशन लग जाता है। तो मैं यही आपको निकाल के दिखा देती हूँ। 15,000 की मेरी कॉस्ट है, जिसमें से 1,000 की मेरी स्क्रैप वैल्यू है। तो कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इयर्स ऑफ लाइफ, ये मेरे पास 1 साल की डेप्रिसिएशन आ जाएगी। तो 1 साल की डेप्रिसिएशन मेरी कितनी आ गई? इट कम्स टू 2,800। अब ये 1 साल की है, कितने दिन के लिए मैंने इसको कॉन्ट्रैक्ट पे यूज किया है? 73 डेज के लिए। तो इंटू 73 अपॉन 365, ये जो मेरे पास आ जाएगा दैट विल बी माय अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन 560। ओके, A supervisor who is paid rupees 1,000 per month has spent approximately 1/2 of his time on the contract। एक सुपरवाइजर है जो कि 1,000 रुपए महीना उस कॉन्ट्रैक्ट पे लगाता है, उसको हम पे करते हैं और वो कॉन्ट्रैक्ट पे अपना आधा टाइम लगाता है। अब कॉन्ट्रैक्ट देखिए, 1 जुलाई को शुरू हुआ और अकाउंट कब बन रहे हैं? 31 मार्च को। तो जुलाई से आप काउंट करेंगे मार्च तक, तो मेरे पास कितने मंथ्स बन गए? 9 मंथ्स बन गए। तो 9 मंथ्स की सैलरी इसकी हो गई कितनी? 9,000। और इसने लगाया हाफ टाइम, तो मुझे कितनी लेनी है? 4,500। ओके, all other expenses and administration expenses amounting to rupees 12,610। Material in store at site on 31st March was 2,480। Okay, contract price is rupees 2 lakh and on 31st March 2/3 of the contract was completed। 2/3 का मतलब हो गया लगभग 66.67%। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट था मेरा 2 लाख का, जिसका कितने परसेंट कंप्लीट हो गया है? 66। लेकिन आर्किटेक्ट ने सर्टिफिकेट दिया है 50% ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का। 50% ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का मतलब 2 लाख का 50%, तो मेरा वर्क सर्टिफाइड कितना हो गया? 1 लाख। अब वर्क सर्टिफाइड उसने दे दिया मुझे 1 लाख, लेकिन मैंने काम तो ज्यादा किया था, सर्टिफिकेशन मेरी कम हुई है, तो इसका मतलब देयर इज समथिंग विच इज वर्क अनसर्टिफाइड, जो कि क्वेश्चन में गिवन नहीं है। Rupees 80,000 has so far been paid on the contract. Prepare a contract account and state how much profit or loss should be included in the financial account to 31st March 2016. So let us start preparing the contract account. So again, I have written the information already. So we'll start with material as usual. So we will start to material. I'm given with
21,500 to labor, 50,110 to foreman salary, 6310. मशीन के डेप्रिसिएशन की बात हो रही है, हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, सो आई एम जस्ट राइटिंग द डेप्रिसिएशन 560. सुपरवाइजर की सैलरी की बात हो रही है, वो भी हम कर चुके. सुपरवाइजर सैलरी अभी हमने निकाली थी 40,500. ऑल अदर एक्सपेंसेस 12,610. मटेरियल इन स्टोर एट साइट, बाय मटेरियल एट साइट कितना दिया हुआ है मुझे, इट इज 2480. देन द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इज 2 लाख और हमें सर्टिफिकेशन का बताया गया है, सो आई विल राइट हियर बाय वर्क इन प्रोग्रेस, work certified I am given with 1 lakh and work uncertified I don't know. Okay, so अब मुझे निकालना है कितना, कैसे बताया है, 2/3 of the contract was completed, architect certificate had been issued covering 50% of the contract price. तो आपको स्टार्टिंग में मैंने बताया था एक रोड का एग्जाम्पल देके कि अगर हमारा इतना हिस्सा काम हो चुका है जितना हमने कंप्लीट किया, जैसे कि इस क्वेश्चन में 2/3 है और आर्किटेक्ट जो है वो कितने का सर्टिफिकेट दे रहा है 50% का, तो रिमेनिंग जो होता है वो मेरा क्या है, वो अनसर्टिफाइड है. ठीक है, लेकिन मैंने आपको एक बात बताई थी कि चाहे सर्टिफाइड हो या अनसर्टिफाइड हो, वो दोनों ही हमारे वर्क डन का पार्ट होते हैं, ना कि वर्क नॉट डन का, यानी कि काम तो हो चुका है, कंप्लीटेड का है. तो अब कितना हिस्सा हमारा वर्क अनसर्टिफाइड का है वो निकालने के लिए हम एक एडजस्टमेंट देखते हैं. कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन मैंने ऑलरेडी आपको कर दिया है, तो सबसे पहले हम कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड देखते हैं. उसके लिए पहले हमने अभी तक जितने खर्चे किए हैं वो सारे लिख लेते हैं. टोटल नेट एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग जुलाई 15 टू मार्च 2016. मटेरियल कितने का लगा 21,500, लेबर 5110, फोरमैन सैलरी आ गई, डेप्रिसिएशन आ गया, सुपरवाइजर की सैलरी आ गई, अदर एक्सपेंसेस आ गई, यही सब लिखा है हमने. और इसमें से हमने माइनस किया है जो मटेरियल बच गया. तो अभी तक का हमारा खर्चा कितना है 93,110, ये खर्चा है. 2/3 पार्ट हमारा कॉन्ट्रैक्ट का कंप्लीट हो चुका जिसका एक्सपेंडिचर है 93,110. मेरे को सर्टिफिकेशन दे रखी है पूरे के हिसाब से 50% ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस वाज सर्टिफाइड, ऐसे ही दिया हुआ ना. तो मेरे को खर्चे भी पूरे के हिसाब से देखने पड़ेंगे क्योंकि मुझे सर्टिफिकेशन पूरे के हिसाब से दे रखी है. तो 2/3 कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हुआ था. आई विल कैलकुलेट एक्सपेंडिचर ऑन फुल कॉन्ट्रैक्ट, कि अगर इसी अंदाजे से मैं लूं कि इसी हिसाब से मेरा खर्चा होता रहे, तो 93,110 मेरा लगा है, ये मेरा लगा है 2/3 पे, तो फुल पे कितना लगेगा इंटू 3/2. तो 93,110 इंटू 3/2 इट कम्स टू 139,665. ओके, अब ये मेरा पूरे कॉन्ट्रैक्ट का खर्चा आ गया जिसका 50% सर्टिफाइड है. आपको ये भी बताया गया था कि सर्टिफाई अमाउंट जो होती है उसमें प्रॉफिट का एलिमेंट शामिल होता है. मेरे पास कॉन्ट्रैक्ट प्राइस था 2 लाख, 2 लाख का 50% मैंने वर्क सर्टिफाइड लिया 1 लाख. 1 लाख जो है इसमें प्रॉफिट भी एडेड है, और अब जो मैं निकाल रही हूँ वो मैं विदाउट प्रॉफिट निकाल रही हूँ कि मेरा जो 50% सर्टिफाई है वो उसकी कॉस्ट क्या थी. तो 139,665 ये मेरे पास कितना आ गया, इट कम्स टू 69,832. ये मेरा वर्क सर्टिफाइड है. तो वर्क अनसर्टिफाइड क्या हुआ, अब स्टूडेंट क्या करते हैं जी, 139,665 टोटल था, इसमें से 50% सर्टिफाई हो गया, 50% अनसर्टिफाई कर दो. लेकिन ये तो पूरा कॉन्ट्रैक्ट है, इसमें से 1/3 तो काम हुआ ही नहीं अभी. और अभी अभी मैंने बताया आपको कि काम हुआ हुआ होना चाहिए, उसी का हिस्सा सर्टिफाई होता है, उसी का हिस्सा अनसर्टिफाई होता है. तो काम हुआ हुआ कितना है 2/3,
और 2/3 कॉन्ट्रैक्ट पे मेरा टोटल खर्चा हुआ था 93,110, जिसमें से मेरा सर्टिफाइड कॉस्ट ऑफ एक्सपेंडिचर आ गई 69,832। तो मेरे पास वर्क अनसर्टिफाइड कितना बचा? It is 23,278. Got it? I repeat. सबसे पहले आपने जितना खर्चा मटेरियल लेबर सब कुछ मिला के कॉन्ट्रैक्ट पे किया वो ले लीजिए। वो निकालने के बाद ये आपके पास आ गया खर्चा एक्सपेंडिचर ऑन 2/3 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब आपको निकालना है एक्सपेंडिचर ऑन फुल कॉन्ट्रैक्ट। फुल कॉन्ट्रैक्ट पे निकालने के लिए आप इसको रिवर्स कर दीजिए, 93,110 इंटू 3/2, सो यू गेट 139,665। ये आपके पूरे कॉन्ट्रैक्ट के खर्चे हैं जिनमें से 50% आपके सर्टिफाइड हैं। सर्टिफाइड मैंने निकाल लिए 69,832, लेकिन मुझे अनसर्टिफाइड निकालने के लिए इसमें से माइनस नहीं करना। अनसर्टिफाइड निकालने के लिए मुझे 93,110 में से माइनस करना है, क्योंकि मेरे 2/3 के खर्चे 93,110 हैं, जिसमें से सर्टिफाइड आ गए 69,832, तो अनसर्टिफाइड कितना आ गया? 23,278. So I'll just go back to the previous slide. So look, अब मेरे पास यहाँ पर वर्क सर्टिफाइड 1 लाख और ये जो मैंने वर्क अनसर्टिफाइड पे क्वेश्चन मार्क लगाया था इसको हम रब कर देते हैं और यहाँ लिखते हैं 23,278। अब मेरे पास आ गया 1,23,278। ये मेरे पास वर्क इन प्रोग्रेस आ गया। अब नोशनल प्रॉफिट भी आ जाएगा यहां से, सो आई जस्ट टोटल इट। ये आ गया मेरे पास 1,25,758। So I'll calculate my notional profit. That comes to 30,168. Now this balance will be transferred here by balance brought down 30,168। अब देखो हमने केस लगाना है। केस लगाने के लिए टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये मेरा बैलेंस है। मुझे चेक करना है कि वर्क सर्टिफाइड कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का कितना है, तो ऑलरेडी गिवन है 50% है, तो 1/2 के बराबर भी हो तो थर्ड केस लग जाता है। इंटू 2/3 इंटू कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड। कैश रिसीव दिया हुआ है मुझे 80,000 और वर्क सर्टिफाइड था मेरा 1 लाख, तो P&L में बैलेंस चला जाएगा 16089। तो रिमेनिंग बैलेंस मेरा किस में चला जाएगा? वर्क इन प्रोग्रेस में, एंड दैट कम्स टू 14079। I'll just close it, 30,168। okay, then I'll make the third part, और थर्ड पार्ट में मेरे पास क्या आ जाएगा? 2 मटेरियल इट साइट है यहाँ पर which is 2480, और मुझे क्या बनाना है? वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस में मेरे पास है 123,278 minus 14079। ये जो भी आएगा that balance I'll show you. Okay, so I hope you understood the question. Keep practicing at home, and again if you have any problem you can email. जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक कुछ भी समझ में नहीं आएगा। सो वी आर जस्ट गोइंग ऑन द फिनिशिंग साइड ऑफ दिस चैप्टर। जल्दी ही खत्म हो जाएगा, तो आप स्टार्ट करेंगे, साथ साथ काम करेंगे तो इट विल बी बेटर फॉर यू। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।